हेलो एंड वेलकम टू द लेगेसी आईएएस। सो आज हम बात करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूएसए, उन्होंने एक बात बोला है। ट्रंप वांट्स टू मेक कनाडा 51st स्टेट ऑफ द यूएस। तो क्या कनाडा 51st स्टेट हो जाएगा यूएस का? यूएसए में ऑलरेडी अभी 50 स्टेट्स हैं, 50, और ट्रंप ने बोल दिया है कि हम कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे। और ये स्टेटमेंट उनका तब आया है जब प्रेजेंटली कनाडा's प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो claimed that he is going to resign as a prime minister. He is just waiting to get another leader from his own political party, that is liberal political party. उस कंटेक्स्ट में इस समय इनका ये बयान आया है। अगेन डोनाल्ड ट्रंप कोई एक नया ऐसा चेहरा नहीं है कि इन्होंने ऐसे कभी बयान ना दिए हो। ये इनकी एक खासियत रही है कि ये बहुत ही धांसू बयान देते हैं, बहुत ड्रास्टिक बयान देते हैं जो लोगों में एक चर्चा का विषय बन जाता है। इसमें इनकी क्या मंशा है क्या नहीं है वो हम बाद में देखेंगे, बट ये जानना जरूरी है कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला। इन्होंने इसलिए बोला, ये बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप थिंकिंग इज दिस कि वी आर प्रोवाइडिंग सो मच सब्सिडी टू द कनाडा। ही थिंक्स दैट कि यूएसए प्रोवाइड्स अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर सब्सिडी टू द कनाडा। जब हम इतना सारा सब्सिडी कनाडा को दे रहे हैं तो इससे बेटर तो यही है कि हम कनाडा को अपना पार्टी बना लें। और ये सोचते हैं कि जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो भी बहुत हैप्पी है और ये सोचती है कि वो यूएसए का पार्ट हो जाए। तो हम समझेंगे इस पूरे एपिसोड में आज कि क्या कनाडा यूएसए मर्जर पॉसिबल है, क्या एक अखंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पॉसिबल है। जैसे हम अपना को सोचते हैं अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाएंगे, ठीक है, बलूचिस्तान को अपने पार्ट में मिलाएंगे। तो ऐसा क्या यहाँ पे पॉसिबल है क्या, वो चीज हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। ट्रंप का प्रपोजल क्या था? ट्रंप ये बोलते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, जो आप ट्रंप का अगर आप देखोगे तो ट्रंप का स्टेटमेंट क्या है? ट्रंप एक्सप्रेस्ड डिजायर फॉर यूएस एंड कनाडा टू मर्ज ऑन ट्रुथ सोशल। उन्होंने ट्रुथ सोशल पे ये चीज बोली थी, ठीक है। ये एक्चुअली में ट्रंप की एक नेगोशिएशन स्ट्रेटजी है। कैसी स्ट्रेटजी है कि जब आप बहुत ज्यादा, व्हेन यू डिमांड टू मच देन एटलीस्ट समथिंग लेस यू विल गेट इट। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसे चाहिए 100 रुपीज एज ए पॉकेट मनी फ्रॉम योर फादर। अगर आप पापा से 100 रुपीज मांगोगे तो पॉसिबल पापा आपको 50 रुपए दे देंगे, 50 रुपीज। आपने क्या किया, आपने पापा से सीधा 500 रुपए मांग लिया, 500 रुपीज। अब 500 मांगोगे तो पापा एटलीस्ट आपको 100-200 रुपीज तो दे ही देंगे। तो ये होती है एक नेगोशिएशन स्किल जिसमें आप ओवर आस्क करते हो, ज्यादा मांगते हो तो आपको कम मिल जाता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रंप ने ये कोशिश किया है, ट्रंप हैज ट्राइड इट कि इफ वी आर गोइंग टू आस्क फॉर द मर्जर ऑफ द कनाडा विथ यूएसए, तो चांसेस है कि जो ट्रेड निगोशिएशंस होंगे उसमें यूएसए विल गेट सम बेनिफिट। दैट इज व्हाट इट इज, अ नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। Trump remarks align with his over-ask tactic in business negotiations, pushing for high demands to secure a favorable deals. इसका सपोर्ट भी यहाँ पे मिला है। एक कैनेडियन इन्वेस्टर है केविन ओलियरी, कैनेडियन इन्वेस्टर केविन ओलियरी। इनका मानना है ये बेसिकली वहाँ के शार्क टैंक है, जैसे अपने इंडिया में शार्क टैंक होता है तो वहाँ पे भी ये इन्वेस्टर है, शार्क टैंक के। इन्होंने बोला है ही प्रपोज एन आइडिया ऑफ इकोनॉमिक यूनियन, claiming that 50% of the Canadian population might support this idea. इसका मतलब ये है कि he basically think that कि Canada और USA का merger definitely not possible, but we can create a economic union that consists of USA and the Canada, just like European Union. ये इनका मानना है। और इन्होंने बोला है कि ये ब्रोकर करेंगे, ये बीच बचाव करेंगे, इसमें जो डील होगी उस डील में एज ए ब्रोकर ही कैन वर्क। नाउ अगला अगर हम बात देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ट्रम्प प्रपोजल के बाद अगर हम इनका एक मैप देखें कनाडा और यूएसए का, तो आपको ये मैप यहाँ पे विजिबल होगा। तो ये सबसे बड़ा बॉर्डर है कनाडा और यूएसए का। अगर आप बॉर्डर देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। देखो यहाँ पे भी ये बॉर्डर है, देखो सी, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। ये बॉर्डर अगर देखा जाए तो अराउंड 8891 किलोमीटर का है बिटवीन यूएसए एंड द कनाडा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है बिटवीन टू कंट्रीज। कितना बॉर्डर है? और ये एक स्ट्रेट बॉर्डर है,
इस बॉर्डर में फॉर एग्जांपल अराउंड 13 स्टेट्स यूएसए के आएंगे, ऐसे ही अराउंड 8 ओके स्टेट एंड टेरिटोरी कनाडा का भी आएगा, ग्रेट लेक्स इसमें आएगा, कई सारी वाटर बॉडीज इन बिटवीन आएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर माना जाता है, और ये बोला जाता है ये वो बॉर्डर है जहां पे फॉर एग्जांपल ये गार्डेड नहीं है, मतलब जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होता है काफी ज्यादा गार्ड होता है उसमें, हम क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसा इस बॉर्डर में चीज नहीं है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल चांसेस है कि जब इतना गार्डेड बॉर्डर नहीं है, इतना डिफेंस इसमें यूज नहीं होता है, और लोग आपस में आ जा सकते हैं इधर उधर, तो डेफिनेटली मर्ज हो सकता है। तो ये आपने एक मैप देख लिया। अब क्या है कि जो यूएसए है, यूएसए के पास टोटल 50 स्टेट्स हैं, और ये बोल रहे जो कनाडा है ये उसका 51st स्टेट हो सकता है। वी विल चेक इट वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। अब आगे बढ़ते हैं फॉर एग्जांपल कि इससे पहले ओके व्हाट वाज द लास्ट स्टेट दैट बिकेम ए लास्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। अगर हम ये चीज गौर करें, ये इससे पहले तो अलास्का जो है ना, अलास्का इट वाज बेसिकली 49th ऑफ द यूएसए स्टेट, एंड हवाई जो है ना इट वाज 50th स्टेट। सो राइट नाउ यूएसए जो है ना, यूएसए के पास टोटल 50 स्टेट्स हैं, उसमें लास्ट जो यू स्टेट है जो कैलास्का 49th स्टेट ऐड हुआ था, एंड 50th स्टेट हवाई ऐड कब हुआ था? देखो 1959 में 3 जनवरी को ऐड हुआ था अलास्का। जो अलास्का टेरिटोरी है दिस was purchased by USA from Russia, and Hawaii it was added in 21st August 1951 as a 50th state। ये चीज आपने क्लियर कर ली है, और ये टेरिटोरी वाइज ये सबसे बड़ा स्टेट हो जाता है फॉर एग्जांपल यूएसए का, एंड देन हवाई उधर। हवाई एक कंप्लीटली बेसिकली एक आइलैंड स्टेट है यूएसए का, ठीक है। अब ये है कि प्रोसीजर क्या है अगर आपको ऐड करना है एक पर्टिकुलर टेरिटोरी को इनटू द यूएसए। तो वो जो होता है वो आपका गवर्न होता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर बेसिकली 4th का सेक्शन 3rd वहां पे गवर्न होता है। इसके तहत क्या होता है कि सम प्राइमरी कंडीशंस आर देयर, कि सम पॉपुलेशन शुड बी देयर, अगेन दीज आर द कंडीशन सेटअप बाय द यूएसए कांग्रेस, कि अराउंड 60,000 पॉपुलेशन शुड बी देयर मिनिमम ओवर देयर। उसके बाद क्या होता है ना, दे पास एन एक्ट जिसको बोलते हैं इनेबलिंग एक्ट। जो यूएसए कांग्रेस है जो उनकी वहां की पार्लियामेंट है बेसिकली, दे पास एन एक्ट दैट इज कॉल्ड एज इनेबलिंग एक्ट। इस एक्ट के बाद जो टेरिटोरी है दैट इज गोइंग टू बिकम अनदर स्टेट ऑफ द यूएसए, उस टेरिटोरी को ये राइट दिया जाता है टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अलाइन विद द यूएसए main constitution, correct? After that this okay the president of the USA will going to authorize it or will going to allow the admission of the new territory into a state। this is basically a constitutional procedure in, लेकिन इंडिया में वो प्रोसीजर अलग है। इंडिया में हमारे आर्टिकल नंबर 2 है, आर्टिकल नंबर 2 दैट गवर्न दिस प्रोसीजर। यहाँ पे दिस इज अनदर प्रोसीजर इज देयर अंडर आर्टिकल नंबर 4। तो इंडिया में जो आपके आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 है वो उसमें गवर्न कर रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 4 इसलिए 4th सेक्शन 3 दैट इज गवर्न ओवर हियर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल, तो अब आते हैं कि क्या पॉसिबल है कि इन दिस यूएसए एंड कनाडा कैन बी मर्ज्ड, क्या कोई बोथ आर हैविंग एनी सिमिलरिटीज? सो आंसर है यस, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिमिलरिटीज आर देयर इन बोथ countries, like cultural overlaps, like shared language. English is a dominant language in between USA and the Canada. Yes, Canada की another language French भी है second language, but dominant language is still in English, and similar democratic governance structures are there। that is different story कि USA is having a presidential form of government and Canada is having a parliamentary form of government। so वहां पे फॉर एग्जांपल जो कनाडा है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, जबकि यूएसए जो है दैट इज रिपब्लिक। So Britain also will get involved over there because जो British monarch है that is the head of the state of the Canada, that is represented by Governor General in Canada। और जो head of government है Canada में that is basically a prime minister, and that same prime minister Justin Trudeau that is going to resign। It is just like same like in India, but India is a republic, clear? Another comparable lifestyle and values in many regions between these two countries। After that if we come,
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे, तो ट्रेड रिलेशंस अगर हम देखें बिटवीन टू कंट्रीज, तो कनाडा इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूएस with $660 billion bilateral trade in 2022 and that is going to reach around $900 billion. अब यहीं पे जब यूएसए ये बोलता है कि $100 billion सब्सिडी दैट इज प्रोवाइडेड बाय यूएसए टू कनाडा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन डोनाल्ड ट्रंप थिंक दैट कि इससे बेटर ये है कि कनाडा शुड बी अ पार्ट ऑफ यूएसए ओनली एज ए 51st स्टेट. द थिंग इज दिस हियर, यू कैन चेक इट ओवर हियर कि that 100 billion is not giving as it is basically a trade deficit. If you see the trade deficit between USA and the Canada, then this is $40 billion around. That means जो USA import more compared to the Canada, and that is USA import around $40 billion more. So एक तो $100 billion जो सब्सिडी का बात करे बार बार डोनाल्ड ट्रंप, उसमें $40 billion तो ट्रेड डिफिसिट ही है. उसके बाद whether they provide any, for example, aid to the Canada, then answer is this: yes, they provide, but that is very minimum, basically not more than 40 to 50 million dollar, not even billion, million dollar. So that is the reason there is no truth basically that USA provides around $100 billion subsidy to the Canada. Now one more similarity is both countries are having joint defense, close defense cooperation through NORAD, that is North American Aerospace Defense Command. Both countries are actually having cooperation here also. After that, मेजर चैलेंज क्या है, बिकॉज ये तो हमने बढ़िया बढ़िया बात कर लिया है कि यस दीज आर द थिंग्स जहां पे फॉर एग्जांपल यूएसए एंड कनाडा दे कैन बिकम टुगेदर, दे कैन कम टुगेदर. नाउ मेजर चैलेंज क्या है? फर्स्ट मेजर चैलेंज दैट आई टोल्ड यू, दैट इज गवर्नेंस डिफरेंस. गवर्नेंस डिफरेंस आई टोल्ड यू, Canada operates under a parliamentary system, I told you already, and US follow a presidential system. Provinces in Canada hold significant autonomy over social and economic policies, unlike in the US state. जो social and economic policies like in issue of marriage, in issue of divorce, उनका जो autonomy that is different, and that will, whether this autonomy will be available to that provinces, because Canada is having around, for example, 10 provinces and 3 territories. Whether these provinces of the Canada and territories of the Canada, whether they will get the same autonomy when they become part of USA or not. If they are not going to get same autonomy, definitely they are going to oppose it. Another important is linguistic rights, because जो Quebec's French speaking majority enjoy special linguistic rights, creating potential constitutional clashes, because in under USA constitution these states, these provinces will not going to get that autonomy. So definitely they are going to oppose it, because if they will not get autonomy, they will not get linguistic basically rights, then they are going to oppose to become part of USA. After that, one more challenge is representation. क्या है कि adding 6 to 10 Canadian state to the US would require around 12, कितना 12 to 20 new senators require है, 60 new representative, because if you want to make clear that the average population should remain around the average, okay, of the population of all the US states, then you need require at least add 6 to 10 Canadian states, because if you add entire Canada as a one state, then this particular state will having more population, and definitely this is going to overpower other state of the USA. And that is the reason is we have to create in out of Canada 6 to 10 states, and these states should be part of the USA. But when you do this, then you require around 20, because every state should send around 2 senators. So if you make 6 states out of Canada and add these 6 states, okay, to the USA, then you'll total 56 states in the USA. Then you require 12 new senators. But if you make them into 10 Canadian states then into the USA, then you require around 20 new senators, and you require 60 new representatives also. And इसकी वजह से problems क्या होगा? This would disrupt the current political balance in the Congress, because ये जो लोग होंगे कनाडा के जो 6 to 10 states, they still can behave in as a group itself. They are going to have more bargaining power compared to any other states like Texas, like okay, or any other states. So पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? जो पोल हुआ था रिजल्ट, उस पोल के हिसाब से 25% कैनेडियंस दे माइट कंसीडर ज्वाइनिंग द यूएस, लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोल की, लेकिन 25% ऑफ द कैनेडियंस, बिकॉज दे कंसीडर दैट
कि Canada is having a sovereign rights, so all majority of the Canadian population they are not ready to join the USA. Majority remain opposed due to sovereignty concern and cultural differences. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें तो कनाडा's distinct identity and 150 plus years of independence make such a merger highly unlikely. Clear? Now, Trump's negotiation strategy, I told you, primary goal Trump का क्या है? Primary goal of the Trump is this: you use merger talk to negotiate better trade and economic deal with Canada. I told you, over ask strategy. अगर हम ज्यादा मांगेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा कम तो मिल ही जाएगा. That was the primary goal of the Trump. Leverage Canada's economic challenge to gain consensus, because Canada is facing lot of economic challenges like housing prices already increased too much. Canadian populations are not able to purchase the house. Dental care problems are there, child care problems are there, inflation is high over there. So these are the domestic issues are there. So that is the reason Trump want to utilize that opportunity. नाउ की इशू विथ ए मर्जर, अगर मर्जर हो भी जाता है तो इशू क्या होगा? इकोनॉमिक डिस्पारिटी. क्यों? कनाडा's per capita GDP is lower than the US, creating inequality concern. मेन फर्स्ट आ जाएगा इकोनॉमिक डिस्पारिटीज. सेकंड इशू कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस. Canada's emphasis on multiculturalism differ from US melting pot model. Correct? Melting pot model means everything will come together and they ultimately they will become one. बट कनाडा का मल्टीकल्चरलिज्म मींस कि आपकी सेपरेट आइडेंटिटी है, दैट विल गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड. नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन ऑफ मिलिट्री एंड डिफेंस सिस्टम वुड रिक्वायर मासिव लॉजिस्टिकल एडजस्टमेंट and public oppositions. Strong nationalist sentiment in both nations hinder support for such a merger. Now conclusion में अगर हम आए conclusion में, तो merger is highly unlikely. The logistical, cultural, political challenges make US Canada merger nearly impossible. Political strategy, so Trump जो statement है, it's likely aimed at creating negotiation leverage rather than genuine merger plan. तो दिस इज बेसिकली, आपको क्या लगता है कि कनाडा और यूएस का मर्जर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर मर्जर होता है तो इससे क्या बेनिफिट होगा उन दो कंट्री को, एंड व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशन ओवर इंडिया, ये हमें आप कमेंट में जरूर बताएं. या ये सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प की एक चाल होती है कि कुछ बड़ा बोल के निकल जाओ, सोशल मीडिया में हंगामा कर दो, और उसके बाद जब हंगामा हो जाएगा तो जब निगोशिएशन की उस पे, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, उन्होंने बोला ग्रीनलैंड अपना पार्ट होना चाहिए, उन्होंने बोला ब्रिक्स अगर नया करेंसी लाता है तो हम उन सब कंट्री से ट्रेड एकदम बंद कर देंगे. तो आप देख सकते हो जितने भी बयान ट्रंप करते हैं तो वो आउट ऑफ मतलब ऐसा रियलिटी से दूर होके बयान करते हैं, ट्रंप बोल के निकल जाते हैं. तो वैसा ही यहाँ पे भी हुआ है. तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं द मर्जर बिटवीन यूएसए एंड द कनाडा. लेकिन आप क्या सोचते हो हमें जरूर बताएं. एंड डेफिनेटली इफ यू आर न्यू टू द चैनल, please subscribe this YouTube Legacy IAS YouTube channel and like the video and hit the bell icon to get the notification. Thank you.